Hello everyone, I'm Sushma Thakur and I'm a law faculty in Chanakya classes as well as Chanakya Judicial Academy. Today I'm going to discuss Article 12 of the Indian Constitution which defines the state. Through this video, we will get to know what is the definition of state, is judiciary a part of state or not, why it was so important to discuss about state and why it was enshrined in part 3rd of the Indian Constitution. So let's discuss this topic. As we all know, Article 12 of the Indian Constitution, which defines state, comes within Part 3rd of the Indian Constitution, which is fundamental right. Fundamental right was given to us to basically achieve the political justice. तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, फंडामेंटल राइट का जब पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस. लेकिन आज हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट को डिफाइन करता है. तो इसके थ्रू हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट के डेफिनेशन में एम्बिट में क्या क्या चीजें आती हैं. स्टेट का यहाँ पे मतलब यूपी, बिहार स्टेट जो कि टेरिटरी वाइज है वो स्टेट नहीं. यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कौन सी अथॉरिटी, एजेंसी या फिर सोवरेन अथॉरिटी, गवर्नमेंट. यहाँ पे स्टेट का मीनिंग ये है. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन ये स्टेट फंडामेंटल राइट में क्यों इंस्टेंट किया गया, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट में कुछ कुछ स्टेट के अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं, कुछ कुछ तो इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट के अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस दिए गए. जैसे कि आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को. आर्टिकल 16 में अगर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब ले आती है तो 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. लेकिन वही आर्टिकल 21A में पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ले आए गए हैं कि स्टेट क्या करेगा, 6 to 14 ईयर्स तक के कोई भी चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा. तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी स्टेट को दी गई हैं और कुछ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस भी दी गई हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग स्टेट के साथ एक क्विड प्रो को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं स्टेट के साथ. इसका मतलब कि आप हमारे राइट को प्रोटेक्ट करो. स्टेट को हमने कुछ राइट दिए हैं, कुछ पावर दी है कि आप हमारे राइट को प्रोटेक्ट करो, जिसके लिए आप लॉ बनाओ और उस लॉ को हम फॉलो करेंगे. लेकिन आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते हो कि जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो. तो इसीलिए स्टेट को जानना इतना जरूरी है, स्टेट को डिस्कस करना इतना जरूरी है कि अगर वो स्टेट के विद इन एम्बिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर हम लोग तभी जानेंगे तभी उनके अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे. इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन को इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना और इंटरप्रेट करना इतना जरूरी था. इसीलिए इसको आर्टिकल 12 में इंस्टेंट किया गया. तभी हम लोग फंडामेंटल राइट को फिर डिस्कस कर पाते, अचीव कर पाएंगे, राइट. तो इसीलिए आर्टिकल 12 के एम्बिट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उस चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट, व्हाट अथॉरिटी, व्हाट इंस्टीट्यूशन और व्हाट एजेंसी कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट, राइट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्टेट. तो हम लोग ये समझते हैं कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है. तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई है कि उसके स्टेट के एम्बिट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो उसमें दिया गया स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच इज executive and legislative of the union, government and legislature of the state which is executive and legislative of the state, local authorities and other authorities. तो local authorities को भी एक वेग डेफिनेशन दिया गया है कि local authority को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, और दूसरा चीज कि other authorities को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है. तो local authorities की जो डेफिनेशन है, हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट को एक चीज याद रखना कि अगर कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी जाती है किसी भी चीज की, अगर कहीं भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो हम लोग हमेशा डेफिनेशन रेफर करने के लिए हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर करते हैं. तो उसमें जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 क्लॉज 31 में कि लोकल अथॉरिटी शैल बी मीन म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पार्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द म्युनिसिपल और लोकल फंड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि मतलब बेसिकली ये बताता है कि जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं, म्युनिसिपैलिटी आई, पंचायत आया या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आया या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड्स आया, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी. बेसिकली ये क्या बता रहा है कि 3 टियर सिस्टम है हमारे इंडिया में. ठीक है. यूनियन, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जो भी चीजें, जो भी अथॉरिटी, जो भी एजेंसीज आती हैं, उनको भी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. अब बात रही अदर अथॉरिटीज की कि अदर अथॉरिटीज में क्या क्या चीजों को इंक्लूड, इसका भी कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है प्रॉपर. हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं वेरियस केस लॉ से. तो इससे रिलेटेड पहला जो केस लॉ आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस आया था. तो इसमें क्या बोला गया,
था कि जो सेम नेचर की जो अथॉरिटीज है, सेम नेचर मतलब कि जैसे कि जो सॉवरेन नेचर की, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लोकल अथॉरिटीज, यूनियन या फिर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है, सेम नेचर की जो पर्पस, जिनके पास पावर है लॉ बनाने का, बाय लॉज बनाने का, ऑर्डर्स बनाने का, नोटिफिकेशन पास करने का, वो इसकी कैटेगरी में स्टेट में इंक्लूड होते हैं और वो अदर अथॉरिटीज में आते हैं। तो इससे एक प्रिंसिपल डिटरमाइन हुआ ई जस्ट एंड जनरस का, कि ऑफ सेम काइंड और ऑफ दी सेम नेचर। लेकिन ये क्या था, एक नैरोअर व्यू था कि अगर मैं बोल दूं कि ऑफ सेम नेचर का, कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, तो आप क्या डैश डैश डैश, तो इसमें क्या लोगे आप कोई भी जो नेम लोगे वो एक व्हीकल से रिलेटेड लोगे। तो सेम नेचर से बहुत सारी चीजें, बहुत एक सर्टेनिटी डेफिनेशन की नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए बहुत सारे केस लॉ आए। इसके बाद एक और केस आया, तो इससे रिलेटेड एक केस आया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, AIR 1967 ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें ये बोला गया था कि ये जरूरी नहीं है कि सारी अथॉरिटी सॉवरेन नेचर की हो। अगर कोई भी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टेट से फॉर्म होती हैं तो वो भी अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होती हैं, वो भी स्टेट की पार्ट होती हैं। तो इससे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान था वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, अब ये दूसरा केस लॉ आया था RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AIR 1979 का। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के भी नाम से जानते हैं। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी बॉडी, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी की जो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, कि मतलब कि जो भी गवर्नमेंट स्टेट्यूटरी से रजिस्टर्ड होती हैं या फिर रजिस्टर्ड होती हैं सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 से, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आती हैं। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें एकदम वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं, मतलब कि एक परफेक्ट डेफिनेशन सेट नहीं कर पा रही थी। तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का, AIR 1981 का। उसमें ये कुछ टेस्ट लेट डाउन किए गए कि आपको अगर पता करना है कि कौन सी इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एजेंसी या फिर कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में आता है या फिर नहीं आता है, तो उसको चेक करने का एक क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसमें 6 पॉइंट्स ले डाउन किए गए थे, 6 टेस्ट। पहला था कि वो जो एजेंसी है उसका एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट की होनी चाहिए, उसका डीप परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का, पब्लिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंस जो स्टेट करे उसमें, राइट, और मोनोपोली होनी चाहिए, स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है, मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट नेचर की कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंटेलिटी है तो वो एज ए कॉर्पोरेशन भी फॉर्म हुई है, तो वो भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड होती है, राइट। तो ये था अदर अथॉरिटीज का डेफिनेशन। तो अगर आपको अदर अथॉरिटीज को पता करना है तो ये 6 पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को अगर वो कॉर्पोरेशन या फिर एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी टच करती है तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये स्टेट के डेफिनेशन में फॉर्म होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, स्टेट को जानना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं तो हम किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन का जानने का मतलब यही था। अब रही बात कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या फिर नहीं है, तो कुछ इस पे भी केस लॉ आए थे। प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर का केस था, AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक का केस था। इसमें ये पूछा गया कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या फिर नहीं है, इसमें ये इशू अराइज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशरी जब अपना नॉन जुडिशियल फंक्शन एज ए नॉन जुडिशियल फंक्शन वर्क कर रही होती है तो वो स्टेट होती है, राइट। कि जब वो अपना रूल मेकिंग पावर अप्लाई कर रही होती है तो वो स्टेट होती है। बट जब वो अपना जुडिशियल फंक्शन एज ए जुडिशियल फंक्शन वर्क कर रही होती है तो वो स्टेट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती। तो जब वो नॉन जुडिशियल फंक्शन अप्लाई कर रही होती है, वर्क कर रही होती है एज ए नॉन जुडिशियल फंक्शन, क्योंकि जुडिशरी के पास रूल मेकिंग पावर भी है, तो जब वो रूल मेकिंग पावर अप्लाई कर रही होती है तो वो स्टेट है, अदरवाइज वो स्टेट नहीं है। तो ये था स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में। और आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।